नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। देश में पहले चरण की वोटिंग के बाद सियासी पारा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और हर एक सभा में जनता को बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस उनके दुकान, मकान और गहनों पर भी पंजा मार लेगी। इधर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि पहले फेज में मतदान कम हुआ, इसलिए बीजेपी के पाले में जो मत थे वो कम गिरे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है। इस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है। अब ये चुनाव खास मुसलमानों को लेकर भी गर्माता नजर आ रहा है, जहां बहरहाल दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्यों एक बार फिर चुनावी चर्चा में मुद्दों का कोहरा छट गया और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए बयानबाजी जारी है। और इसी पर आज खास मंथन में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमारे साथ प्रितपाल सिंह सलूजा, आप प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कृष्ण मोहन जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि देश में जो पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं, पहले चरण के जो मतदान हुए हैं, वो काफी कम वहां पर मत प्रतिशत रहा है। अब विपक्ष का ये आरोप है कि पहले फेज में जो वोटिंग कम हुई है उससे आप डरी हुई है और इसलिए ही अब धर्म और ध्रुवीकरण के बीच आप राजनीति घूम रही है, क्योंकि अब आपका यही सहारा है। कृष्ण मोहन जी। इसका जी एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और देश के हर नागरिक को ये निवेदन और आग्रह करती है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में अपने घरों से निकले और वोट करें। लोकतंत्र का पर्व है और मुझे लगता है कि इस पर्व को ठीक ढंग से सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरा विषय कि ये हम वोटिंग कम हुई तो भारतीय जनता पार्टी घबराई है, तो वोटिंग कम हुई तो सबके लिए कम हुई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कम हुई नहीं। दूसरा, हमने लोकतंत्र के पर्व को मानते हुए अपने कार्यकर्ताओं को एक निवेदन किया है कि हर कार्यकर्ता अपने घरों से निकलेगा और 10% वोट बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक वोटिंग हो, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात उत्तर प्रदेश में सीटों की, तो भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूती से अपने 10 वर्ष के कार्यों को जो श्वेत पत्र लेके आए थे, जनता के बीच में गए थे और उसका प्रतिफल ये रहा कि अच्छे परिणाम आने वाले और आने वाले 4 जून को आप। लेकिन कृष्ण मोहन जी, यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हो रही हैं लगातार, इसमें जो बयानबाजी सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सीधा निशाना साध रहे हैं, जिसको लेकर धर्म और ध्रुवीकरण के बीच आपकी राजनीति जो है वो घूम रही है, ये आरोप है विपक्ष का। उनका ये कहना है कि धर्म और ध्रुवीकरण की आप राजनीति क्यों, जिस तरह से प्रधानमंत्री की हम बातें सुन रहे हैं लगातार, और क्योंकि अब ये जो चुनाव है वो विशेषकर मुसलमानों के ऊपर भी आ गया है। ऋषिका जी, बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म को लेकर इस तरह से एक्टिव नहीं रहती है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और रही बात तक कि प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जो बातें करी है वो याद दिलाया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि उन्होंने हम बात करते हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए देश का संसाधन है, परंतु एक व्यक्ति कहते हैं कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार एक संप्रदाय विशेष का, मुसलमानों का है, तो देश के अन्य नागरिकों, सिखों का, बौद्धों का, जैनों का, हिंदुओं का क्या उस संसाधन पर अधिकार नहीं है? प्रथम अधिकार मुसलमानों का है। यही बात तो हम कह रहे हैं कि आप तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती है और उसका हम विरोध करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ पर कहाँ हो रही है? कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो बहुसंख्यक है उनसे जो चीजें लेकर और फिर वो अल्पसंख्यकों में बांटेंगे। यहाँ पर अल्पसंख्यकों से मतलब क्या है? अल्पसंख्यकों से मतलब मुस्लिमों का ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। आप फिर इस मुद्दे को बीजेपी इतना क्यों भुना रही है? जहाँ जो प्रॉपर्टी को लेकर, यहाँ पर सर्वे को लेकर कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो बात कही है उसको लेकर बातचीत सामने आ रही है। धर्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों के दुकान, मकान और गहने तक भी अल्पसंख्यकों में बांट दिए जाएंगे। तो फिर इस बात से दिक्कत क्यों है? इतना क्यों उस मामले को दिया जा रहा है हवा? ऋषिका जी, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि ये देश 140 करोड़ लोगों का है। ये देश संविधान से चलेगा। ये देश
न्यायपालिका तय करेगी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में जो अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट, जो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के जो वितरण किया गया है, उस वितरण प्रणाली के तहत इसकी सुपरविजरी बॉडी सुप्रीम कोर्ट, हम उसकी बात करते हैं, उनके साथ चलने को तैयार है और ये कह रहे हैं कि एक बड़े वर्ग को, एक लोगों के व्यवस्था को छीनकर एक वर्ग से दूसरे वर्ग को दिया जाए। क्यों साहब? संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 50% का आरक्षण है तो वो न्यायपालिका द्वारा संविधान द्वारा वर्णित है और सुप्रीम कोर्ट की सुपरवाइजरी है। परंतु यदि कोई ये कहे कि 140 करोड़ में से एक विशेष वर्ग को सबके अधिकार छीनकर दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह संवैधानिक है और इस पर जुटाते हैं तो निश्चित तौर पर यह संवैधानिक है। लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे। ठीक है कृष्ण मोहन जी। हमारे साथ प्रितपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। प्रितपाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी सीधा। तो उस तरह से अभी हम लगातार, अब क्योंकि जो चुनाव है, चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो आम मुद्दों से हटकर धर्म और जाति पर चली गई हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कांग्रेस मैनिफेस्टो पर निशाना साध रहे हैं तो वही कांग्रेस ये कह रही है कि पहले फेज में बीजेपी के पाले में कम मतदान गए, इसलिए जो बीजेपी है डर गई है, बौखलाई हुई है और इस तरीके के बयानबाजी इसीलिए सामने आ रही। कांग्रेस मैनिफेस्टो को इसीलिए निशाने पर लिया जा रहा है। प्रितपाल सिंह और ऋषिका जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। देखिए, 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया ये कह रहे थे, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे वो कांग्रेस के थे, शायद इनकी खली है ये। मैं तो आज भी प्रधानमंत्री जो अभी 10 साल से देश के भीतर नरेंद्र मोदी जी को ही मानता हूँ, चाहे मैं आदमी पार्टी से हूँ। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जिनको जो बातें करके आए थे, वो देश को देने के लिए जो आए थे वो दे नहीं पाए, इसलिए ये चुनाव हो रहा है। और चुनाव के बीच में हरी पार्टियों को अपना अधिकार, अपनी बात रखने का, मगर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जिस स्तर पे उतर आए हैं देश के प्रधानमंत्री को मानते हैं, जो आप भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें नहीं मिल पा रही है उनके जाने के लिए अपनी बातें उतर आए हैं। मुझे इस बात का दुख है कि हमारा प्रधानमंत्री, जिसको 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व करना है, वो अब हिंदू मुसलमान की साइड में उतर चुके। मैं याद दिला दूं, जब देश के भीतर 2016 में नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी लेके आए थे, तब देश की जनता, पूरी 140 करोड़ जो देश की जनता थी, उसमें हिंदू मुसलमान ईसाई सभी बैंक की लाइन में खड़े हुए थे। किसके लिए खड़े थे? अपने पैसे के लिए खड़े थे। कितने लोगों की हत्याएं हुई थी या शहीदी हुई थी? वो तकरीबन 200 लोगों की हुई थी। जब देश का किसान जो अन्नदाता है सड़कों पर आता है, जब 3 काले कानून प्रधानमंत्री जी उन पर थोपना चाहते थे, उसको पाने के लिए 750 शहीदियां हुई। वो हमारे देश का ही था, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था। अंत में हमारे प्रधानमंत्री देश के सामने आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रही होगी, इसीलिए मैं इस कानून को ले रहा हूँ। जीएसटी जब आप लेके आए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आटा, चूड़ा, दाल, इन सब चीजों पे, नमक पे, इन सब चीजों पे जीएसटी कभी नहीं लगेगा, मगर जीएसटी लगा दिया गया। जीएसटी का मतलब है सिंगल टैक्स। आज देश के भीतर क्या सिंगल टैक्स चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कहने के लिए होता वो छापे बात करती, वो स्वास्थ्य करती, वो मनरेगा की बात करती, अपने कई योजनाएं जो है उज्ज्वला के ऊपर बात कर सकी, आप योजना के ऊपर बात कर सकते, मगर सब फेल है, सब फेल है। इसीलिए जात पात के ऊपर आ गए और धर्म की राजनीति में उतर चुके हैं। ठीक है प्रितपाल जी, हमारे साथ सत्येंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है प्रितपाल जी, सत्येंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आप सुन रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता और आप प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि जो अभी देश में पहले चरण के मतदान हुए उससे जो बीजेपी है वो डर गई है और अब इसीलिए इस तरह की जो राजनीति है वो दूसरे चरण के पहले हम देख रहे हैं, जहां पर आप सुन रहे हैं, आप प्रवक्ता भी लगातार ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से हटकर अब कांग्रेस मैनिफेस्टो पर निशाना यहाँ पर साधा जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या पहले फेज में वोटिंग कम हुई इसलिए बीजेपी डर गई जैसा कि विपक्ष का आरोप है? और इस तरह की जो बयानबाजी है वो हम देख रहे हैं, जाति और धर्म के ऊपर जो चुनाव है वो अब चला गया है पूरे तरीके से। ये सत्ता चलता है, इसमें नहीं।
देश को देखा बहुत बढ़िया न्याय तंत्र और सामाजिक जागरूकता की बात करें। उन्होंने लगातार अगवा का लोकतंत्र पर हावी है, आरोप है। चिंतन भी लगा। सत्येंद्र जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। कृष्ण मोहन जी, मैं आपके पास सीधा आना चाहूंगी। जिस तरह से आप, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि अब तो ये उनके जीवन का मिशन बन गया है, जातिगत जो जनगणना को लेकर वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी उनका मिशन बन गया है, जातिगत जनगणना जो है वो जरूर कराएंगे। क्या जातिगत जनगणना जो है वो बीजेपी को ये मुद्दा जो है वो भारी पड़ने वाला है? कृष्ण मोहन जी, ये देश बड़ा विचित्र देश है, जहाँ पे लोग इस देश के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, एक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी जी व्यवस्था से हटकर एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। वो व्यवस्था जो बिहार में इनके साथियों ने कराया, अभी वो नीतीश जी हमारे साथ है। या देश के कई ऐसे संस्थान है जहाँ पे की घटना हर साल 10 वर्षों में होती है, परंतु राहुल गांधी जी के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जनता के बीच में लेके जाए। तो देश में विभाजनकारी नीतियों, जो अंग्रेजों की नीतियां रही है, उन नीतियों को ले जाकर देश में वैमनस्यता बनाना चाहते हैं, देश के लोगों को लड़ाना चाहते हैं और देश में दंगे करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, जब आतंकियों का साथ देने वाले लोग हैं। जब इस देश में आतंकी मारा जाता है तो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा और आदरणीय सोनिया जी कहती है, उनके नेता कहते हैं कि आतंकी के मारे जाने पर उनके आंखों में आंसू थे। आतंकी जब कहीं पकड़ा जाता है तो उसका कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से निकलता है या कांग्रेस किसी नेता से निकलता है। ये देश में जितने दंगे हुए उसमें कोई ना कहीं से कांग्रेस पार्टी उसके नेता सम्मिलित रहे। इस देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई का सबसे बड़ा कारण जो रहा वो कांग्रेस से नेताओं के लूट खसोट और उनके जीवन शैली रही। और आज जब भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है, अपराध कम हो रहे हैं, देश की जनता विकास देख रही है, और वो विकास जो दुनिया के मानक पर तेजी से हो रहा है, जैसे एक दिन में 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने की यदि व्यवस्था हो, या स्पेस में जाने की बात हो, या एक स्पेस में हो बड़ी एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की बात हो, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात हो, जब दुनिया के मानक पे विकास की इसको हम देखते हैं तो ये वो लोग लेकिन कृष्ण मोहन जी विपक्ष का ये भी आरोप है यहाँ पर। ठीक है कृष्ण मोहन जी, लेकिन विपक्ष का ये भी आरोप है यहाँ पर कि अब बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा, इसलिए अब ये जो चुनाव है आम मुद्दों से हटकर ये जाति और धर्म पर आकर खड़ा हो गया है, जैसे प्रीतपाल सिंह जी कह रहे थे। इसका भी जरा जवाब दीजिए। पुनः इस बात को कहता, भारतीय जनता पार्टी और विश्वास नहीं रखती है। हम देश के 140 करोड़ नागरिकों में विश्वास रखते हैं, और वो 140 करोड़ नागरिक जो इस देश के संवैधानिक व्यवस्था में और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जातिवाद की बात कौन करता है? राहुल गांधी जी करते हैं। जातियों में लोगों को बांटने का काम कौन करता है? प्रीतपाल सिंह जी और इनकी पार्टी करती है। और ये वही लोग हैं, जब ये दिल्ली में दंगा हुआ तो एक धर्म संप्रदाय विशेष के साथ खड़े हो गए थे। हाँ, अंकित शर्मा की जब हत्या हुई, उसको चाकुओं से गोद कर मारा गया, तो उसके घर वाला कोई नहीं था, परंतु जिसके घर से पत्थर बरामद हो रहे थे, पेट्रोल बम बरामद हो रहे थे, अमायतुल्लाह खान के साथ खड़े होने वाले, जब ये आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है, ठीक है कृष्ण मोहन जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है। प्रीतपाल सिंह जी, आपके पास भी मैं आ रही हूँ, लेकिन कृष्ण मोहन जी, जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रहा है, अब जैसे आप कह रहे हैं कि विकास पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी करती है, तो यहाँ पर फिर आम मुद्दों की जगह जाति धर्म पर बात क्यों की जा रही है? क्यों कांग्रेस मैनिफेस्टो को बार बार निशाना बनाया जा रहा है? मुसलमानों को लेकर बातचीत यहाँ पर की जा रही है। ऋषिका जी, मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और निश्चित तौर पर एक नागरिक के तौर पर उनके अधिकार है, परंतु एक पार्टी विशेष ध्रुवीकरण के लिए इन मुसलमानों के बोले वाले मुसलमानों को ये कहते हुए कि हम आपके साथ करें, ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी, और ऐसे मैनिफेस्टो का हम सदैव विरोध करते रहे और आगे भी करेंगे। ठीक है कृष्ण मोहन जी। प्रीतपाल सिंह जी, जरा जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि विकास और लोकतंत्र को लेकर वो हमेशा साथ चलते हैं, और जिस तरह से ध्रुवीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ है। प्रीतपाल जी, ऋषिका जी, इन्होंने कई बातें कही। अभी दिल्ली को ऊपर भी इन्होंने बात कहा कि दिल्ली के चुनाव में
आम आदमी पार्टी के पार्षद और पता नहीं कितना किनका इन्होंने नाम दिया। मुझे जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता कोई बात कहते हैं, मुझे लगता है कि ओसामा बिन लादेन प्रवचन दे रहा है बैठ के। ये पार्टी जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे के नाम पर कैमरे के ऊपर घुस लेते हुए पकड़ा जाता है, इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जब देश में राज कर रही थी तो कांधार में हाफिज को अपना दामाद बनाकर देश के टैक्स के पैसे से छोड़ने जाते हैं, तो आज भी हमारे लोगों को मार रहा है, आज भी हमारे लोगों में आतंकवाद पैदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बीच पठानकोट के ऊपर आतंकवादी हमला होता है और किसको नरेंद्र मोदी जी निमंत्रण देते हैं जांच करने का, पाकिस्तान से कहते हैं ये वो लोग हैं जो देश में नई धारा की राजनीति कराए थे। ये इनका धारा थी, अपराध, भ्रष्टाचार, दंगा, संप्रदाय विशेष को सहयोग करना, ये इनकी राजनीति रही है और देश की जनता इसको देख रही है। घोटाला करती है वो भारतीय जनता पार्टी। इसके शासन काल में पूरी के भीतर 42 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। जब बार बार कहा जा रहा था कि एयरलिफ्ट करो, सत्यपाल मलिक जब उस समय राज्यपाल हुआ करते तो उन्होंने कहा मुझे नरेंद्र मोदी जी ने मना किया, मुझे अमित शाह ने मना किया, ऐसा मत करो। देखिए मुख्यमंत्री को देखिए, अपने मुख्यमंत्री को देखिए, सब जेल पे या तो हमारे जवानों के शहीदी को लेकर, किसानों के आपकी दीदी जेल में, आपके जीजा बेल पे, आपके भैया बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, और आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, मंत्री जेल में, अधिकतर बेल पे। ये लोग बात कर, वहाँ की जनता को ये बात करते हैं राजनीति में हमारे दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी उसका ठीक है, 1% अपनी बात ठीक है। कृष्ण मोहन जी सुन लीजिए पहले, योजना की बात करते, ऋषिका जी वो आयुष्मान योजना की बात करते हैं, ठीक है। आयुष्मान योजना ये कृष्ण मोहन जी सुन लीजिए अब आप पहले। टीवी हो, स्कूटर हो, मोबाइल हो, तो आयुष्मान योजना के तहत आपको इलाज नहीं मिलेगा। अगर दिल्ली में हमने गरीबों अमीरों के लिए सबके लिए एक सम्मान कर दिया, एक समान शिक्षा। लेकिन प्रीतपाल सिंह जी उनका ये आरोप भी है, ठीक है, प्रीतपाल सिंह जी उनका ये आरोप भी है कि जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप कभी लगाया करते थे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन में खड़े हुए हैं। नहीं, देश संविधान की बात आ गई ना, हमारा देश खतरे में, हमारा संविधान खतरे में, हमारा तिरंगा खतरे में। इतनी बड़ी झूठी सरकार है जो गाय काटने वालों से पहले मन से बोलते थे कि सोनिया गांधी झूठी सरकार है जो अरविंद जेल में केजरीवाल और कृष्ण मोहन जी आ रही है आपके पास, पहले सुन लीजिए। 7 करोड़ रुपए का चंदा लेती है, ये सजावटियों का बात करते हैं, ये राम की बात करते हैं, रावण कुल से आते हैं, गाय काटने वालों से चंदा लेते ये है, पाकिस्तान से चंदा ये लेते हैं। केजरीवाल जी ने क्या ये बात नहीं कही कि सोनिया गांधी को पकड़ो, जेल में डालो, करो, अपराधी समझ में आ जाएगा कौन अपराधी है? क्या कहा था कि नहीं कहा था? वो फाइल ऐसी भी जो दबा के रखी हुई है, या आज सही है वो फाइल ऐसी भी कृष्ण मोहन जी हमारे साथ सत्येंद्र जी भी लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी सत्येंद्र जी, आम मुद्दों से भटककर, यानी आम मुद्दों का जो कोहरा है वो अब इस लोकसभा चुनाव से छटता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार जो हम देख रहे हैं अब दूसरे चरण के मतदान से पहले जाति और धर्म पर पूरी तरह से ये चुनाव आ गया है। किस तरह से देखते हैं? ये बात चुनाव का मुद्दे आ जाते हैं जो इनके पत्र में पीछे हो जाते हैं। चुनाव और जो अल्पसंख्यक को लेकर देश के मैनिफेस्टो देश माहौल बना दिया, रिलेश राजनीति वाले रहे हैं, ये कांग्रेस की अनुसार अल्पसंख्यक नहीं, मुसलमान नहीं होते हैं, जैन भी होते हैं, वे समुदाय हैं, ईसाई भी हैं, तो मुसलमान के रूप में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जो भी नियामक रखना है। ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जितना मैं समझ पाई हूँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, उससे कहीं ना कहीं जो आम मुद्दे हैं उससे दोनों ही पार्टियां जो है, दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर वो इंडी गठबंधन हो। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक के बाद एक निशाने साध रहे हैं। जाति और धर्म पर अब ये चुनाव लगातार आता हुआ नजर आ रहा है और आम मुद्दे जो है, जनता के मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं छुपते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि दूसरे चरण से पहले इस तरह की बयानबाजी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है, ये कितना बीजेपी के लिए मददगार होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।